चैनल। आज हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 10 एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या है टॉपिक? हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था दैट वाज जॉबलेस ग्रोथ, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब किसी देश में ग्रोथ तो हो यानी कि जीडीपी तो बढ़े पर लोगों को जॉब ना मिले तो ग्रोथ कैसे होगी? जीडीपी यानी प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? जब प्रोडक्शन बढ़े यूजिंग मशीनरीज, अच्छी अच्छी मशीनरी लगा ली, प्रोडक्शन बढ़ गई तो जीडीपी तो बढ़ रहा है बट लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो उस ग्रोथ को हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। आज हमने नया टॉपिक पढ़ना है दैट इज कैजुअलाइजेशन। अभी आप नोट्स शेयर करें। कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आपके देश के जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स का मतलब जो वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग है, जब आपकी वर्क फोर्स बढ़ती है, समय के साथ आपकी वर्क फोर्स बढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। समझ रहे हो आप बात को? वर्क फोर्स या वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे को क्लियर कट पता है कि विलिंग टू वर्क या एक्चुअली वर्किंग या दोनों? एक्चुअल वर्किंग। वो वर्क फोर्स होता है, वो लेबर फोर्स होता है जिसमें आपको एक्चुअल प्लस विलिंग आता है। तो जब आपकी एक्चुअल वर्किंग पॉपुलेशन बढ़े तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कैजुअलाइजेशन। तो पढ़ते हैं एक बार कैजुअलाइजेशन में क्या लिखा है। देखो बेटा क्या लिखते हैं। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन टोटल वर्कफोर्स टेंडेड टू राइज ओवर द टाइम। जब समय के साथ वो बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं क्या? कैजुअलाइजेशन। नेक्स्ट इज इनफॉर्मलाइजेशन। ध्यान से समझना, इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। दो सेक्टर होते हैं हमारे, एक फॉर्मल सेक्टर, एक इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर जहां पे आपको रह के रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करना है, और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर जहां पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, आपको फ्री हैंड दिया जाए कि काम ये करना है, कैसे करना है अब आप ये डिसाइड करें। जब आपका इनफॉर्मल सेक्टर में इंक्रीमेंट हो और फॉर्मल सेक्टर के वर्कर में डिक्रीमेंट हो, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। यानी कि फॉर्मल सेक्टर से जब लोग मूव करना शुरू कर दे इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। जैसे आजकल हो रहा है, आजकल वर्कर कहता है कि सर मुझे बताओ करना क्या है, काम मैं खुद देख लूंगा, टाइम मैं खुद निकाल लूंगा, दैट इज इनफॉर्मलाइजेशन। जब आजकल लोग रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के काम करना नहीं चाहते। तो देखो क्या लिखते हैं। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर डिक्लाइन, कह रहे परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर डिक्लाइन हो एंड दैट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर राइजेस। पर अगर फॉर्मल सेक्टर की बढ़ रही हो, इनफॉर्मल सेक्टर की बढ़े, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इनफॉर्मलाइजेशन। समझ आ गई बात? बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर दिमाग में रखी जाए। जब फॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स कम हो और इनफॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स बढ़े तो उसको क्या बोला जाएगा? इनफॉर्मलाइजेशन। कोई प्रॉब्लम बेटा? नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल वर्कर एंड इनफॉर्मल वर्कर। बेटा देखो, अगर आप पहला सेंटेंस, पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कौन से वर्कर की बात कर रहे हैं। आप खुद ही बता देंगे, फॉर्मल वर्कर आर दोज वर्कर हु वर्क इन फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, ये तो नॉर्मल है। और वो कौन से वर्कर होंगे? जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले हैं। क्लियर? इनफॉर्मल वर्कर कौन से होंगे? जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे। सेकंड पॉइंट, फॉर्मल वर्कर आर एंटाइटल्ड विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक पेंशन प्रोविडेंट फंड, और उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। यानी कि अब समझ आ जाएगा कि फॉर्मल वर्कर कौन से हैं? जो रेगुलर वर्कर होते हैं। और वो कौन से वर्कर हैं? जो कैजुअल वर्कर होंगे, जिनको कोई सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखो, इनफॉर्मल सेक्टर में जहां पे वर्कर कहता है कि मुझे बस ये बता दो करना क्या है, मैं खुद करूंगा, उसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, क्या वो परमानेंट एम्प्लॉय होगा? हमेशा परमानेंट एम्प्लॉय को रूल्स एंड रेगुलेशन बताने पड़ते हैं और उसे फॉलो भी करने पड़ेंगे। तो इसलिए कह दिया फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। वैसे भी आप देखते हैं, जो मजदूर आप लाते हैं दिहाड़ी पे, उसे क्या कहते हैं कि भैया ठेका दे दिया, एक काम करके दे दे, तू 3 दिन में करे, 4 दिन में करे, ये तेरे को दिहाड़ी मिलेगी। समझ आ गई? तो वो कौन सा सेक्टर होता है? इनफॉर्मल सेक्टर, और उसके जो वर्कर हैं दे आर इनफॉर्मल वर्कर्स। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, फॉर्मल वर्कर्स कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। के बेटा ध्यान से समझना, ट्रेड यूनियंस का मतलब समझते हैं? जब वर्कर अपना ग्रुप बना ले और अपने ग्रुप का एक लीडर चूज कर ले,
वो लीडर मैनेजमेंट के साथ लिंक करता है कि वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वर्कर को सैलरी बढ़वानी है, वो जो लीडर होता है वो मैनेजमेंट को बताएगा, मैनेजमेंट उससे बात करके सैलरी चेंज करती है। तो आपने देखा होगा कि आजकल काफी सारी ट्रेड यूनियंस बन चुकी हैं हमारे देश में जो अलग अलग एरिया में डील करती हैं। आपने मूवी देखी होगी जरूर नायक, उसमें जो डिस्प्यूट होते हैं वो कौन क्या कहता है कि मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर हूं, वो कहता है कि मैं बस यूनियन का लीडर हूं। तो मतलब उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए, अपनी अपनी यूनियन बना लिए। वो यूनियन कौन बना सकता है? जो रेगुलर वर्कर होंगे। खुद सोचो किसी ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर वर्कर आ रहे हैं, मतलब उनकी पेमेंट फिक्स है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो मैनेजमेंट को अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और मैनेजमेंट सुनेगी? yes, क्योंकि रेगुलर वर्कर है, उनकी पेमेंट फिक्स है। पर अगर कोई इररेगुलर वर्कर है, आज आया दिहाड़ी पे, क्या वो अपनी ट्रेड यूनियन बना सकता है? अब पता ही नहीं वो कितने दिन रहने वाला है, तो वो अपनी कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। तो वही लिखा है, इनफॉर्मल वर्कर कैन नॉट फॉर्म देयर ट्रेड यूनियन। पॉइंट नंबर 4 लास्ट, फॉर्मल वर्कर आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉज अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। कह रहे जो फॉर्मल वर्कर होते हैं ना, उन्हें काफी सारी प्रोटेक्शन मिलती है। कैसी प्रोटेक्शन? कि आप इन्हें जॉब से नहीं निकालेंगे बिना नोटिस दिए। अगर नोटिस देके बिना नोटिस के आप निकाल रहे हैं तो आपको इन्हें 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। कुछ इस तरह के रूल्स बने हुए हैं कि अगर कोई आपका रेगुलर वर्कर है जिसको आप पेमेंट देते हैं, वो आप कभी भी नहीं निकाल सकते बिना इन्फॉर्म करे। या तो नोटिस दे दो, 1 महीना पहले बता दो कि हम आपको अगले महीने निकालने वाले, और अगर बिना बताए निकालोगे यू हैव टू पे हिम अ सैलरी ऑफ 3 मंथ्स। ये लेबर लॉ बने हुए हैं हमारे देश में, जिससे लेबर को आप कभी भी निकाल नहीं सकते, जब मर्जी कर आए तब नहीं निकाल सकते, आपको नोटिस देना पड़ेगा। पर ये जो लॉ है ये इनफॉर्मल वर्कर के ऊपर नहीं लगते, इन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। टॉपिक इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान से पढ़ेंगे। इस देखना बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सबको पता है, ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, डू नॉट गेट द वर्क, उसको हम अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। कह रहे गांव के एरिया में 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट चलती है, आपको पता है, एक होती है डिस्गाइज्ड और दूसरी होती है सीजनल। सब बच्चों को मेरे हिसाब से इसका मतलब पता होगा, मैं फिर भी आपको इसका मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। पर आपको एक काम करना है, आपके पास जो नोट्स हैं इन नोट्स को आप रीड कर लेंगे, अगर कोई डाउट होगा आप कल मेरे से लाइन को डिस्कस करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं टॉपिक की। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सुनना क्या होता है? जब हमें किसी काम में कितने वर्कर चाहिए उससे ज्यादा लोग उस काम में लगे हो, उसको हम बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लाइक एक फार्म लैंड पे 4 लोग चाहिए खेती करने के लिए, वहां 10 लोग लगे हुए हैं। अब वो 10 लोग क्यों लगे हैं उसका रीजन आगे हम पढ़ेंगे। रीजन ये हो जाता है कि हमारी जो फार्मर है उनकी ज्वाइंट फैमिली है और उनके पास खेती के अलावा कोई और काम है नहीं, तो क्या कहते हैं, चलो सब इसी पे काम कर लेना, तो उसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर उसमें से कुछ वर्कर हम हटा भी देना तब भी आउटपुट कम नहीं होने वाली, समझ रहे हो बात को? तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गई बात? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें वर्कर को पूरे साल के कुछ महीनों में तो काम मिलता है और कुछ महीने उसके पास कोई काम ही नहीं होता करने को। एग्जाम्पल, फार्मर्स जो है हमारे देश के, जिसका जिस चीज का खेती है, मान लो किसी ने आम के बाग है, गर्मियों के सीजन में तो वो आम के बाग आम तोड़ेगा और खिलाएगा, लोगों को काम करेगा। पर जैसे ही अगस्त सितंबर आना शुरू हुआ, अक्टूबर आया, ठंड हो गई, अब 3-4 महीने वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आम की खेती सर्दियों में हो ही नहीं सकती। तो इस काम को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि साल के कुछ सीजन में आपको ऑफ करना ही पड़ता है। समझ आ गई बात? स्पेशल इन द कैटेगरी ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज, ये तो थी कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बेटा? रूरल के 2 पार्ट, डिस्गाइज्ड और सीजनल। अब हम पढ़ रहे हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कौन सी है? सबसे पहली है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। शहर में इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है वो समझते हैं कि शहर में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वहां पे कुछ वर्कर काम करना तो चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा?
क्योंकि देखो बेटा अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज है, अर्बन एरिया में कहां से लोग आ रहे हैं, रूरल एरिया से माइग्रेट कर रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब सो दैट दे कैन वर्क इन इंडस्ट्रीज, but the capacity of industries is not so enough so that they can absorb all the candidates who are migrating from rural areas. यानी रूरल एरिया से जितने लोग आ रहे हैं हमारे पास इतनी इंडस्ट्री नहीं है कि सबको हम एब्जॉर्ब कर लें, जॉब तो है पर इतनी थोड़ी जितने वर्कर आए गांव से सबको नौकरी मिल जाएगी, पहला कि हमारे पास इतनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है। दूसरा एक और रीजन है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का, वो क्या कि कुछ इंडस्ट्री जो ऑलरेडी चल रही हैं, जब उनके प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो जाए, आउट ऑफ डिमांड हो जाए, तो वो इंडस्ट्री ही बंद हो जाती है। अब उसकी वजह से उन्हें वर्कर को बाहर निकालना पड़ता है, उसको भी हम बोलते हैं कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आ गई बात? पढ़ते हैं एक बार इसको फटाफट से। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इंक्लूड्स दोज illiterate person who are willing to work in industries like mining, transport, trade and construction activity। वो illiterates जो इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, वो होते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका रीजन देखो, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट occurs because of rapid rise in population over time, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत रेट से बढ़ रही है, because of which लेबर सप्लाई इज इंक्रीजिंग, इस वजह से हमारे देश में लेबर सप्लाई बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मे बी बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ रूरल पीपल हु माइग्रेट टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ जॉब। उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि जितने अर्बन एरिया से लोग जॉब के लिए आ रहे हैं कि हम सबको जॉब दे पाए। मोर ओवर, दूसरा रीजन, द इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टूवर्ड्स लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। आजकल हम क्या यूज कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिस वजह से ड्यू टू विच इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, जिस वजह से लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। समझ आ गई बात? दो रीजन, एक तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पूरी इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को जॉब दे पाए, और दूसरा अब हम क्या यूज कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें लेबर कम चाहिए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब इंडिया में पढ़े लिखे लोगों को नौकरी ना मिले उसको हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड होने का कारण क्या है? एक तो हमारे देश में यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट बहुत बन चुके हैं जो इतनी स्पीड से एजुकेटेड लोगों को जनरेट कर रहे हैं जितनी स्पीड से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, पहला। दूसरा रीजन कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेटेड हैं दे आर डिग्री ओरिएंटेड, they do not have any skills, उनके पास कोई skills नहीं है, सिर्फ डिग्री है, और उस डिग्री के बेस पे हम नौकरी नहीं दे सकते। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। In India, the problem of unemployment among educated people is on rise। कह रहे वो बढ़ती जा रही है educated people की प्रॉब्लम। It possesses a serious fact to social peace and harmony। इस वजह से हमारे देश की पीस यानी शांति में भंग पड़ना कंफर्म है। आप देखते हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी है या चोरी चकारी हो रही है, इसका कारण यही है, लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी उनके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है। तो ये क्या है, ये खतरा है हमारे देश के लिए आने वाले समय के लिए। फर्स्ट ऑफ, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ, कारण क्या है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के? नंबर वन, एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। कह रहे पढ़े लिखे लोग बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा रीजन, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज लार्जली डिग्री ओरिएंटेड बट नॉट जॉब ओरिएंटेड। वो जॉब पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, कह रहे डिग्री लो बाहर निकलो, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। हेंस डिग्री होल्डर्स ऑफन फेल टू फाइंड द जॉब। सिर्फ डिग्री है, स्किल्स नहीं है, इसलिए उन्हें जॉब नहीं मिल रही। पॉइंट सी क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लैग बिहाइंड द इंक्रीज इन साइज ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स। कह रहे हैं जितनी एजुकेटेड लेबर फोर्स आ रही है उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसी वजह से हमारे देश में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पेज पे आओ। कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। पढ़ते हैं क्या लिखा है। कॉमन टाइप्स में सबसे पहला टाइप लिखा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट।
ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हैं, वो वर्कर जो विलिंग टू वर्क है, एबल टू वर्क है, पर उन्हें काम नहीं मिल रहा। कैसा काम नहीं मिल रहा? फुल डे वर्क नहीं मिल रहा। मतलब काम तो मिल रहा है, थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए काम करके आ गए, पर उन्हें फुल डे वर्क नहीं मिल रहा। तो उन अनएम्प्लॉयड लोगों को हम बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन वर्कर इज विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क बट डू नॉट गेट द वर्क, ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर फुल टाइम। फुल टाइम के लिए हम अनएम्प्लॉयड रहे, यानी कि थोड़े समय के लिए काम मिले या ना मिले एक ही बात है, एंड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फैमिली मेंबर्स। और वो किसके ऊपर डिपेंड है? अपने फैमिली मेंबर्स पे पूरी तरह से डिपेंड है, क्योंकि उसे फुल टाइम काम नहीं मिल रहा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, बच्चे ने वहां पे लिखा है, नोट्स में आप देख सकते हैं, जब टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से किसी की नौकरी चली जाए। अब टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से नौकरी जाती है। yes. जिन लोगों को पुरानी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड आ गई, उन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं, तो क्या हम पुरानी टेक्नोलॉजी वाले लोगों को, जिनको पुरानी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, उन्हें रखेंगे या नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे ऑब्वियसली। तो उनको निकाल दिया जाएगा। उनको हम बोलते हैं कौन से अनएम्प्लॉयड? बताओ। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड। पहला, जिन्हें पुरानी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। दूसरा, जब कोई कंपनी ही टेक्नोलॉजी की वजह से बंद हो जाए, और हाँ बेटा वो कंपनी ऐसी थी जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड थी, नई टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? उसे बंद करना पड़ेगा। अगर वो बंद हो रही है तो वो वर्कर को निकाल देते हैं। उस अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम बोलते हैं कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। किस वजह से होता है ये? स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो इकोनॉमी में। स्ट्रक्चरल चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, चेंज इन टेक्नोलॉजी ड्यू टू विच ओल्ड टेक्नोरेट्स, यानी कि जिनको ओल्ड टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, आर नो लॉन्गर नीडेड, हेंस दे आर अनएम्प्लॉयड। दूसरा, चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड, लोगों ने डिमांड का पैटर्न बदल दिया, बिकॉज ऑफ विच सर्टेन इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन एंड द वर्कर्स आर थ्रोन आउट। कह रहे डिमांड चेंज हुई, इंडस्ट्री बंद हो गई, जिस वजह से वर्कर को निकालना पड़ा। तो ऐसे अगर किसी को जॉब से निकाल रहे हैं, उसको हम कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के 2 रीजन। पहला, चेंज इन टेक्नोलॉजी, जिनको ओल्ड टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी, नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं थी, उन्हें निकाला तो वो स्ट्रक्चरल में आ गए। दूसरा, जब चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, डिमांड बदल गई, तो उसके बिकने वाले प्रोडक्ट भी नहीं बिकेंगे, अब इंडस्ट्री शट डाउन होगी एंड वर्कर विल बी आउट थ्रोन आउट। तो दिस इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक करेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल। अभी के लिए बाय बाय।